अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, हर मुल्क की जो रियासत होती है और वहाँ की सियासत, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके शहरियों की जिंदगी की हिफाजत करे। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं हालिया दिनों में जिसके हवाले से बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और हमारे साथ इसी पर कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी हिफाजत के हवाले से क्या जिम्मेदारी है रियासत की, इस पर गुफ्तगू करने के लिए पंजाब के लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, और साथ हमारे हैं सलमान अकरम राजा साहब। ये लीगल एक्सपर्ट हैं और बहुत से अहम केसेस में ये सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुके हैं। और हमारे साथ नाजरीन हारिस खालिक साहब हैं, ये राइटर हैं, कॉलम नवीस हैं, और इनकी माशरे में जो तब्दीलियां होती हैं उस पर गहरी नजर है। और हमारे साथ हैं रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर जावेद गामदी साहब। डॉक्टर जावेद गामदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हम इनके बहुत मशकूर हैं। टॉपिक बड़ा अहम है, अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे रिलीजियस स्कॉलर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब भी। लेकिन आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, एक हमने नाज़रीन पैकेज बनाया है, वो आप सुनिएगा, देखिएगा। माशरे में बसने वाले हर फर्द को, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, बुनियादी इंसानी हकूक फराहम करना आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन हालिया बरसों में इंतहा पसंदाना सोच के बढ़ने और इसके नतीजे में पेश आने वाले वाकयात ने मुल्क के शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया है। पुलिस के मुबैना तशद्दुद के नतीजे में अहमदिया फिरके से ताल्लुक रखने वाले मास्टर अब्दुल कद्दूस की पंजाब के इलाके में हलाकत ने पहले से खौफ की शिकार इस कम्युनिटी को नई तशवीश में मुब्तला कर दिया है। फरवरी 10 को मास्टर कद्दूस की गिरफ्तारी के बाद 17 मार्च को नामालूम मकाम पर मुंतकिली हुई, जबकि 26 मार्च को इसे बेईमाना तशद्दुद के बाद अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया। मगर वो 3 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद चल बसा। इंतहा पसंदी की एक और मिसाल 3 माह के दौरान सिर्फ बलोचिस्तान से 23 हिंदुओं की गुमशुदगी और सुप्रीम कोर्ट में दायर इस केस की है, जिसके मुताबिक मुबैना तौर पर सिंध से ताल्लुक रखने वाली 2 लड़कियों, जिनमें से एक का ताल्लुक हिंदू जबकि दूसरी का ईसाई कम्युनिटी से बताया जाता है, को मुबैना तौर पर अगवा करके जबरदस्ती मजहब तब्दील करने और मुसलमान होने पर मजबूर किया गया और फिर इनसे शादी की गई। इधर बलूचिस्तान और गिलगित में शिया मसलक पर नामालूम इंतहा पसंदों के हमले में गुज़िश्ता साल अक्टूबर में कोयटा, जबकि फरवरी 2012 में कोहिस्तान में 20 से जायद शिया ज़ायरीन को बसों से उतारकर कत्ल किया गया। क्या ये वाकयात आलमी दहशतगर्दी का नतीजा है, कोई गैर मुल्की साजिश हो रही है, या फिर ये हमारे अंदर परवान चढ़ने वाली इंतहा पसंदाना सोच का नतीजा है? क्या इन हालात में कायद के पाकिस्तान का फलना फूलना मुमकिन है? नाज़रीन, आपने ये देखा पैकेज, और ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। लेकिन राना साहब, अभी आपने भी ये पैकेज देखा, आप बताइए कि आपको लगता है कि ये कोई खास किस्म की टारगेटिंग है, खास किस्म की कोई ये इंतहा पसंदी है, या ये जो आम यहाँ कत्ल गारत होता है ये उसी का हिस्सा है? नहीं, इसमें यानी पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुख्तलिफ यानी जो है वो में उसकी वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी कराची के हालात जो हैं उनकी वजूहात कुछ और हैं, बल्तिस्तान की कुछ और हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म के मामला हो रहे हैं वो कुछ और हैं। लेकिन इसमें एक बुनियादी और कॉमन काज जो है वो ये है कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये बिल्कुल नाकाम है। ये असर हाजिर के तकाज़ों को बिल्कुल पूरा नहीं करता। ये लेंथी है, ये अक्यूज फ्रेंडली है, और इसमें जो है वो सज़ा होने के अव्वल तो चांसेस नहीं है, और अगर फिर सज़ा हो जाती है तो उसके ऊपर अमल नहीं होता। और इसी तरह से यानी जब एक मुल्क का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका कोई डिटरेंस ही नहीं है और मुल्ज़िमों को ये खौफ ही नहीं है कि उनको जो है वो सजा मिलेगी, तो एक तो एलिमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स ये इस किस्म की जितनी भी एक्टिविटीज हैं। दूसरी यहाँ पे इंतहा पसंदी है,
یہاں پہ باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں اور باقاعدہ جو ہے وہ یعنی ایجنسیوں کی حفاظت میں لوگوں کو جو ہے وہ انتہا پسندی کے راستے پہ ڈالا گیا، ان کی ٹریننگ کی گئی، ان کو مجاہد بنایا گیا، ان کو پہ لڑایا گیا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ کام شروع کیے تو پھر ان کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا گیا۔ یہ سارے معاملات بھی جو ہیں، اور یہاں پہ اس قسم کے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں مذہبی سوچ کا اختلاف کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ ریونج لیا یا دوسرے کو قتل کیا، لیکن اس میں کوئی کیس اچھا، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب بڑے اچھے طریقے سے مختلف جو وجوہات ہیں، جی آپ نے اچھی طریقے سے مختلف وجوہات بیان کی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھیے، اور ہم بات ذرا فوکس کرنا چاہ رہے ہیں آج کے پروگرام میں انتہا پسندی پر۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا بڑی کلیئرلی کہ ایجنسیوں نے یہ سرپرستی میں لوگوں کو اس راستے پر لگایا اور یہ ایک مسئلہ ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا سول جسٹس کا سسٹم بھی گڑبڑ ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو یہ مسائل کسی حد تک یہ ان کو آپ سالو کر سکتے ہیں۔ تو کیا مسئلہ یہی ہے جس کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ اس سے بڑا ہے، لیکن مسئلے کا ایک یہ بہت اہم حصہ ہے۔ جہاں تک ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا، فوجداری قانون کا تعلق ہے، بالکل انہوں نے درست کہا کہ وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے، لیکن یہ ناکامی پھر ان کی اپنی ناکامی ہے، کیونکہ پنجاب کے صوبے کی حد تک تو یہ اس فوجداری نظام کے سربراہ ہیں، ان کے زیر سایہ وہ نظام چل رہا ہے۔ اور پچھلے اگر ہم 3-4 سال پہ نظر ڈالیں، یہ ایک تسلسل ہے، اس سے پچھلے 20 سال بھی کوئی بہت خوشگوار نہیں تھا ہمارا تجربہ، لیکن پچھلے 3-4 سال میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کو تفتیش کے ذریعے کسی حد تک آگے بڑھایا جا سکے۔ ایک عمومی رویہ ہے ہماری پولیس کا اب کہ کسی بھی مقدمے میں وہ سمجھتے ہیں کہ تفتیش کرنا ان کا فرض نہیں ہے۔ ہر مقدمے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا سلمان معذرت کے ساتھ، دیکھیں یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ تفتیش میں جو کمی ہے، جو سول جسٹس میں کمی ہے، کیا وہ ہندو، عیسائی، جب اس طرح احمدی یا کمیونٹی، ان سب کے ساتھ اسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے جو کہ عام شہریوں کے ساتھ ہوتی ہے، یا یہ خاص ان کے ساتھ کوئی زیادہ ظلم ہوتا ہے؟ یہ میرا تاثر ہے کہ ان صورتوں میں زیادہ ظلم ہوتے ہیں۔ پولیس ویسے ہی میں سمجھتا ہوں توجہ نہیں دیتی، ان کا خیال ہے کہ تمام معاملات میں مکمکا ہونا ہے، بالآخر کوئی پیسے لے گا اور بات جو ہے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک عمومی رویہ جو ہے، پہلے تو وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے۔ اس عمومی رویے میں جب معاملہ کسی احمدی کا ہو یا کسی عیسائی کا ہو تو مزید بے رحمی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں حالات کو درستگی کی طرف لے جانا ہے تو پہلے ہمیں یہ ایک باور کرانا ہوگا اپنے تفتیشی نظام کو کہ جب جرم ہوتا ہے تو جرم ریاست کے خلاف ہے، جرم اس مرنے والے کے لواحقین کے خلاف صرف نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدعی پیچھے ہٹ گیا ہے، اگر مدعی شہادت دینے کو تیار نہیں ہے، یا مدعی نے کوئی پیسے لے لیے، صلح کر لی ہے، تو اب ہمارا کام ختم ہو گیا، جبکہ قانوناً بڑے محدود قسم کے جرائم ہیں جن میں صلح کی جا سکتی ہے۔ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپ زنا کے مقدموں میں بھی صلح ہو رہی ہے۔ ہم کر رہے تھے جی ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو خاص جو لوگ ہیں، خاص گروہ کے لوگ ہیں، خاص مسلک کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، لیکن جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کا تو کہنا ہے کہ یہ کیونکہ ملک کے اندر ایک نظام ایسا ہے، جسٹس سسٹم ایسا ہے، پولیس کا یہ رویہ، اس وجہ سے یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ بھی اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ نسیم۔ میرا نہیں خیال کہ مسئلہ جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم کا، محض کرمنل جسٹس سسٹم کا مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ پاکستان کا ایک آئیڈیولوجیکل مسئلہ ہے، ریاست کا نظریاتی مسئلہ ہے، اور ریاست میں چونکہ تفریق پہ بہت زور ہے، اور اس بات پہ بہت زور ہے کہ ریاست کا اپنا ایک مذہب ہے، اور جب کسی ریاست کا مذہب ہوتا ہے تو اس ریاست کے مذہب کا ایک فرقہ بھی ہوتا ہے، چونکہ ریاست قانون سازی کرتی ہے، پالیسی سازی کرتی ہے، اور ایک اس میں ڈیٹیلز، ایک تفصیل ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو محض مذہب سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کی تفصیل میں جانا پڑتا ہے، اس کے فقہ میں جانا پڑتا ہے، اس کی شریعت پہ چلنا پڑتا ہے۔ تو وہاں تو اختلافات ہیں، وہاں تو مختلف مکاتیب فکر ہیں۔ تو یہ جو بات ہے وہ محض یعنی یہ نظریاتی مسئلہ، پاکستان کی ریاست جن نظریات پہ استوار ہے اس کا مسئلہ ہے، اور اس کا شکار تمام ادارے ہیں جو پاکستانی ریاست کا حصہ ہیں۔ جی اچھا، اس میں تو اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ
मैं एक ब्रेक ले लें हम हारिस, हम वापस आपके पास आएंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू अहम मोड़ पर है। आप देखिए, कुछ लोगों का कहना है, हमारे पैनलिस्ट का, कि ये निज़ाम जो जस्टिस निज़ाम है उसका मसला है, और ये हारिस कह रहे हैं कि जी नहीं, इसमें रियासत की जो अपना एक आइडियोलॉजी है, जो मजहब है, उसका हिस्सा है। हम गांधी साहब के पास भी आएंगे ब्रेक के बाद और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं बहैसियत एक रिलीजियस स्कॉलर के, कि ये मसला रियासत की तरीका कार का है या ये कोई और मसला है जिसका शिकार बहुत से लोग इंतहा पसंदी का शिकार है। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त तशद्दुद है और जिसके हवाले से हमने आपको पैकेज भी दिखाया, क्या ये इंतहा पसंदी का नतीजा है? क्या इंतहा पसंदी के माहौल में ये और ज्यादा लोगों पर तशद्दुद होता है, कुछ मजहब के लोगों पर, कुछ मसलक के लोगों पर? ये बताइए गांधी साहब कि आपने ये पैकेज भी देखा, आपने गुफ्तगू भी सुनी, आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल जो पाकिस्तान में है, ये रियासत की कमजोरी है, रियासत का जो पुलिस है वो वीक है, जस्टिस सिस्टम वीक है? क्योंकि कुद्दूस जो मास्टर हैं जो मारे गए, उनके खानदान के लोगों ने बहुत शिकायत की और हर तरीके से शिकायत की कि हमें इसलिए टारगेट किया गया, हमारे साथ इसलिए ज्यादती की गई क्योंकि हम अहमदी कम्युनिटी से हैं। सारे अवामिल काम कर रहे हैं, कोई एक आमिल नहीं है कि आप उसके ऊपर उंगली रख सकें। कुछ अवामिल ताकतवर हैं, कुछ कमजोर हैं, लेकिन बहरहाल सब मिल के काम कर रहे हैं। जब आप कोई नजरियाती रियासत कायम करते हैं, वो सेकुलर हो या मजहबी, वो अपनी रूह के एतबार से इस्तिबदादी रियासत हो जाती है। हमारे साथ भी कमोबेश यही सूरत हाल है। अगरचे हम जमहूरियत की बहुत बात करते हैं, जमहूरियत अगर किसी मुल्क में लानी हो तो उसके लिए एक जमहूरी कल्चर पैदा करना पड़ता है। वो कभी हमारी तवज्जुहात का मरकज नहीं बना। हमने जब भी यहाँ जमहूरियत की बात की है, वो बिलाखिर इंतखाबात, सियासी जमातें और उनके इक़्तिदार पर आकर ख़त्म हो जाती है। जमहूरी कल्चर कैसे पैदा किया जाता है, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये ना हमारी दानिश का मौजू है, ना हमारे मजहबी रहनुमाओं का मौजू है, ना हमारे सियासतदानों का मौजू है। मजहबी ताबीर। अच्छा, लेकिन गांधी साहब इजाजत के साथ ये बताइएगा कि जो मजहबी सर्कल से, जो वहां से गुफ्तगू होती है, जो वहां से लिटरेचर निकलता है, जो वहां से बातचीत होती है, तो उससे बताइए कि ये जो है इसमें इंतहा पसंदी बढ़ती है या उसको रोका जाता है? क्योंकि मजहबी स्कॉलर का रोल तो बड़ा अहम है इस माशरे में। मैं यही अर्ज करने वाला था कि उसके बाद मजहबी फिक्र है और मजहबी इदारे हैं। उनकी भी रूह में अगर आप उतर कर देखें तो वो सारे अवामिल जो इंतहा पसंदी पैदा करते हैं वहाँ भी मौजूद है। फिरकाबंदियों की बुनियाद पर मदारिस बने हुए हैं। मस्जिद जैसा इंस्टीट्यूशन उन्हीं फिरकाबंद लोगों के हाथ में है। जाहिर है कि फिर वो फिरकाबंदी के मोर्चे बन जाते हैं, उसमें एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा की जाती है। मजहबी फिक्र अपनी असल और असास में भी बात ऐसी चीजें रखती है। मजहबी फिक्र से मेरी मुराद मजहब नहीं है, बल्कि जो फिक्र हमारे यहाँ राइज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो अपने अंदर बाद ऐसे अवामिल रखती है, वो अगर गुफ्तगू का मौका हो तो बताए जा सकते हैं कि जो इसी तरह की इंतहा पसंदी पैदा करते हैं। ये इंतहा पसंदी वही चीज़ है जिसको कुरान मजीद गुलब कहता है और बड़ी शिद्दत से ये कहता है कि ला तगलू फी दीनकुम, अपने दीन में गुलब और इंतहा पसंदी पैदा न करो। लेकिन वो हो चुकी है। हमने पाकिस्तान को मुसलमानों और इस्लाम पाकिस्तान को मुसलमानों और इस्लाम के साथ वाबस्ता तो किया है, लेकिन पाकिस्तान के बानियों ने जब ये बात कही थी तो इसके साथ ही ये वाजे कर दिया था कि मजहबी फिक्र को एक रिकंस्ट्रक्शन और तश्कील जदीद की जरूरत है। हमने उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की और फिर आखिर और अमर हमारे यहाँ वो मौका आ गया जब हमने बाकायदा इंतहा पसंदी की सरपरस्ती की, रियासत की पूरी ताकत उसकी पुष्ट पर आई और आज भी वो सरपरस्ती किसी न किसी दर्जे में जारी है। इस हद तक जारी है। ये पंजाब के लॉ मिनिस्टर भी वही कह रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हमें ज्वाइन करें और जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम उनसे भी ये इशू रेज करेंगे। ये आपके पास आते हैं राना साहब, ये आपने ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है और बहुत कहा जा रहा है हालिया दिनों में, हिंदुओं के हवाले से, ईसाइयों के हवाले से, अहमदियों के हवाले से और शियों के साथ भी कहीं हुआ, कहीं हालात बेहतर हैं जाहिर है, लेकिन गिलगित का
जो एक घिनौना वाकया था बल्तिस्तान एरिया का, वो सब जानते हैं कि जो 18-19 लोग मारे गए उतार के बस से। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये एक टारगेटेड है, या ये जो तनकीद की जा रही है कि इन कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है? बहैसियत एक लॉ मेकर के, एक एडमिनिस्ट्रेटर के, पंजाब के आप लॉ मिनिस्टर हैं, आपको क्या लगता है इसमें? देखें, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं पहले तो उस बात की वजाहत करनी चाहूँगा, जैसे राजा साहब ने ये फरमाया कि ये सिस्टम जो है इसको पंजाब में हम चला रहे हैं। बिल्कुल हम इस सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन मेरा जो एतराज़ है वो सिस्टम को अच्छी तरह से चलाने या ना चलाने पे नहीं है। मेरा जो सिस्टम है उसका जो वजूद है उसके ऊपर है। यानी एक ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसमें मुद्दई के साथ अगर एक वाक़या हो, पहले मुद्दई जो है वो गवाह लेके आए, उसके बाद वो अदालत में जाए, वहाँ पे जाके 3-4 साल धक्के खाए, वकीलों को लाखों रुपया फीस दे, उसके बाद फिर अगर शक पड़ जाए तो मुलज़म बरी हो जाए और वो घर को लौट बैठे मुद्दई जाके। राणा साहब, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि ये आप जो निशानदही कर रहे हैं कमजोरियों की, आप ही तो पंजाब में बैठे हैं, आप इसको ठीक कर सकते हैं, आपने किया? हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बात ये है कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्या ये सूबे की असेंबली जो है वो इसको लेजिस्लेट करेगी? नहीं, इसको पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट करेगी, और ऑल टुगेदर जो है ये पूरा निज़ाम जो है ये बदलेगा। फिर उसके बाद अगर सज़ा पहले दर्जे पे होती है, उसके बाद फिर उसकी अपील जो है वो 7 साल तक हाई कोर्ट में पड़ी रहती है। उसके बाद वहाँ से अगर फिर जो है वो अपील खारिज होती है तो फिर वो 5 साल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहती है। यानी ये वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो मुल्ज़म को गुनाहगार जानने और सज़ा देने के बाद भी उस सज़ा के ऊपर जो है वो अमल दरामद करने में 12 साल लगें, तो वहाँ पे फिर किसी मुल्ज़म को क्या उसकी डिटेरेंस जो है वो रह जाएगी। नसीम, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि जी बोले। देखिए, राणा साहब फरमा रहे हैं बात वो ये है कि हमें एक नया कानून चाहिए, निज़ाम को हमें कानूनन बदलना होगा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। हमारे कानून में कोई इतना बड़ा सुकुम नहीं है, ये अंग्रेज़ों ने बहुत साल चलाया और हमसे बेहतर चलाया। अब मसला ये पेश आ रहा है कि हमने मुद्दई पे जिम्मेदारी डाल दी है, एग्रीव्ड पार्टी पे, जो विक्टिम पार्टी है, कि वो गवाह लाएं, तमाम मुकदमा लड़ना उनकी जिम्मेदारी है, जबकि तमाम दुनिया में जुर्म को रियासत के खिलाफ जुर्म समझा जाता है। जिम्मेदारी रियासत की होती है कि वो गवाहों को लाएं, गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि वो गवाही दे सकें। यहाँ ये होता है कि एक दहशतगर्द को आप पकड़ते हैं या मुबैना दहशतगर्द को पकड़ते हैं, 6-7 साल उसकी ट्रायल चलती है और उस दौरान तमाम गवाह जो हैं या मुनहरिफ हो जाते हैं या मार दिए जाते हैं। अब इसमें कानून का कसूर नहीं है, यहाँ पे कसूर उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको राइज करने का है कि आप गवाहान को अव्वल तो लाते नहीं हैं, अगर गवाहान मिल जाते हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। इसी तरह हम देखते हैं ख़वातीन के खिलाफ जो जराइम होते हैं, तेज़ाब के जो मामले, अब एक नया कानून आ गया है और मुझे कोई उम्मीद नहीं है उस कानून से कि हालात बदलेंगे, क्योंकि असल मसला ये है कि जिसके ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है उसके लवाहिकीन भी दहशत ज़दा हो जाते हैं और वह गवाही देने आगे नहीं आते। जब तक हम वो माहौल नहीं बदलेंगे दहशत का, जहाँ ऊंच नीच है, ताकतवर जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, माशरे में जो नाहमवारी है वो रहेगी। आप कोई कानून ले आए, आपका सिस्टम फेल होता रहेगा। आप कह रहे हैं कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है तो नाहमवारी रहेगी, ज्यादतियां भी होंगी। नाज़रीन, हमें अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द प्रोग्राम अल्लामा साहब। नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अल्लामा साहब से यही सवाल उठाएंगे कि क्या जो कुछ तशद्दुद इस वक्त हो रहा है वो इंतहा पसंदी का अगर नतीजा है तो उसमें जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू इस पे हो रही है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त तशद्दुद हो रहा है, जो पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगी जो है वो अंडर थ्रेट है, क्या उसकी कोई वजह ये भी है कि मुल्क में एक मजहबी इंतहा पसंदी का भी माहौल है? हमें ज्वाइन किया अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया हमें आपने ज्वाइन किया। तो ये सवाल
अल्लामा साहब, ये जो हम सवाल उठा रहे हैं, आप क्या इसके हवाले से कहेंगे? हमने भी एक पैकेज भी दिखाया, खास तौर पे हम देख रहे हैं कि चाहे अहमदिया कम्युनिटी है, चाहे हिंदू कम्युनिटी है, और जो गिलगित में हुआ वो भी हमने देखा, जो क्वेटा में भी हो रहा है, तो ये मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज हैं वो उनके हवाले से ये बार बार बात होती है कि उनकी खास टारगेटिंग हो रही है और ये मजहबी इंतहा पसंदी का नतीजा। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये दहशत गर्द का जो बेसिकली कोई मदद नहीं होता। दहशत गर्द का जो टारगेट होता है वो मुल्क के अंदर दहशत फैलाना या किसी मखसूस बंदों को या मखसूस गिरोह को टेरिफाई करना होता है। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि एक दमशन जो है बड़ी देर से हमारे मुआशरे में जो है उसकी बुनियाद के ऊपर अहले मदहब को जो है ताना दिया जाता है, जो उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो दहशत गर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है। हकीकत यह है कि जब भी कभी ट्रांसपेरेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है या उसको प्रोब करने की कोशिश की जाती है तो उस वक्त ये बात बिल्कुल क्लियर कट होकर सामने आती है, कोई मजहबी इदारा या मजहबी गिरोह या तंजीम उसमें मुलव्वस नहीं होती। और अगर होती है तो मैं ये बात समझता हूँ कि उसको बकाया तौर पर ट्रायल करने के बाद करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। ये मुल्क के तमाम मजहबी मकातब फिक्र का तबकात का मुतालबा है। लेकिन ना तो कोई सिरा उनका मजहबी जमातों में जुड़ता है, ना मजहबी इदारों में जुड़ता है, लेकिन इसके बावजूद एक प्रोपेगेंडा जो है उनके खिलाफ जो मामला प्रोपेगेंडे का जारी रखा जाता है। मैं ये बड़ी अजीब बात कर रहे हैं अल्लामा साहब, आप किस तरह अजीब बात कर रहा हूँ बताएं आप। नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि नसीम, अगर आप मुझे इजाजत दें कि आपने पहला हिस्सा प्रोग्राम का आप एक नजरियाती मसले को फौजदारी बना के हमारे माहिरीन ने पेश किया, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूं, मगर मुअद्दबाना अर्ज ये है कि ये पाकिस्तान का ये इस बात पर मसला नहीं है कि मुजरिम को करारे वाकई सजा क्यों नहीं मिलती। सवाल ये है कि जुर्म होता क्यों है। दूसरी बात यह कि अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि मजहबी जमातें भाई इसमें मुलव्विस नहीं और मजहबी लोग इसकी पुष्टपनाही नहीं करते। मजहबी का मसला नहीं है, मसला ये है कि मजहबी तो लोग बहुत से होते हैं, बड़े पुरअमन लोग भी होते हैं, मगर सवाल ये कि जो ये आउटफिट्स हैं, जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, इनके मखसूस नजरियात हैं और ये दीगर तमाम को या काफिर समझते हैं या वाजिबुल कत्ल समझते हैं। और ये बात इतनी सरायत कर चुकी है पाकिस्तान के समाज में कि एक सेकंड खलासी नहीं हो सकती है कह के दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है। इसमें किसको अच्छा, अल्लामा साहब और हारिस, मैं माजरत के साथ अब दोनों से ये कहना चाह रही हूँ कि हम चाह रहे हैं कि ये डिबेट आगे बढ़े। आप हारिस अपनी बात खत्म करें। अल्लामा साहब, आपके पास हम वापस आएंगे क्योंकि आप मकसद सबका जमा करने का ये कि डिबेट हो। हारिस, आपका पॉइंट यही है ना? अगर आप नजरियाती डायकोटमी को इस बात की बुनियाद बनाते हैं, ये ज्यादती है। इसलिए पॉलिटिकल जमातों में भी नजरियात फर्क है, तो पॉलिटिकल जमातें सारे एक नजरिए पे अमल पैरा नहीं होती, इसीलिए फर्क जमातें बनती हैं। फर्क मसालिक के दरमियान टीचिंग का इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन उस टीचिंग का इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि आप आउटफिट। देखिए, जो सियासी जमातें होती हैं वो दुनियावी काम करती हैं। जो मजहबी जमातें होती हैं वो अपने हर काम का जो जवाब तलाश करती हैं वो अलूही होता है, वो होता है डिवाइन। और इससे एक बड़ा मसला पैदा होता है दुनियावी सियासत में। एक मिनट अल्लामा साहब, हारिस एक मिनट, हारिस एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? हारिस, आप ये कह रहे हैं कि मजहबी जमात का कोई मसलक है तो वो मसलक होना गलत बात है। आप अपनी पॉइंट क्लियर करें, आप कह क्या रहे हैं? नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मजहबी जमातें नहीं होती। जो जमातें सियासत कर रही हैं वो सियासी जमातें, मगर फर्क ये होता है कि जब वो मजहब की बुनियाद पर सियासत करती हैं, चाहे वो पावर पॉलिटिक्स हो या इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो, तो वो अपनी जो जवाज ढूंढती हैं और अपना जो सनद लाती हैं वो अलूही होती है, वो डिवाइन होती है। जो एक आम सियासी जमात होती है वो तो दुनियावी बात करती है। तो ये एक बड़ा बुनियादी फर्क है, बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है और इसको हमें मलहूज रखना चाहिए कि पावर पॉलिटिक्स में मजहबी जमातें मजहब को इस्तेमाल करती हैं। तो हारिस, ये इसमें अल्लामा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन ये मुझे आपकी बात समझ नहीं आई कि मजहब को इस्तेमाल क्या मतलब, अगर वो अपना मसलक बयान कर रही हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ है या कोई और बात की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं? मैं अल्लामा साहब से चाहूंगी। देखिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने आपसे पहले अर्ज ये किया था कि जब आप कोई भी रियासत एक मजहब की बुनियाद पर उसके नजरिए को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जहां तक आप ये कहें कि ये एक मुस्लिम मुआशरा है, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, मुस्लिम रियासत है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये एक इस्लामी जमहूरिया है तो और इसके जो आइन है उस आइन में इम्तियाज है, इस आइन में इस मुल्क में एक
بد اخلاق بد کردار مسلمان صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے، مگر ایک با اخلاق با کردار غیر مسلم صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو آپ یہ نہ کہیں کہ انسانی حقوق اس کے آئین میں برابر ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ ملک کو بنائیں گے اس طرح، اس میں جو لوگ مذہب کی بنیاد پر سیاست کریں گے وہ اپنے مسلک کی بنیاد پر سیاست کریں گے، چونکہ مذہب میں کوئی محض ایک فرقہ یا ایک مسلب یا ایک مکتب ذکر نہیں ہے. میں علامہ صاحب تقسیم کا عمل بڑھے گا. ایک سیکنڈ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بات سنیں جی بتائیے علامہ صاحب. بد اخلاقی کی بات کا تو 62-63 کے اندر بد اخلاق بننے کے برسے گزارا تو بڑی دور کی بات ہے. ایم این اے بننے کی گنجائش نہیں. یہ المیہ کی بات ہے کہ ہم آج تک ان شکوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے اپنے کینڈیڈیٹ کو چوز کرنے کے حوالے سے. رہی یہ بات ہے کسی کا مسلک ہونا یا کسی اسلامی جمہوری ریاست کو ڈیفائن کرنا، اس سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور نہ ہی اسلام مائنورٹیز کو سیگریگیٹ کرنے کی بات کرتا ہے، نہ ہی ان کے حقوق کو سلب کرنے کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ تو ایک پلورلسٹ سوسائٹی کی بنیاد ڈالتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی کی بنیاد رکھی اس میں یہودی بطور مائنورٹی جو تھے ایک کمپوننٹ کی ذریعے ایگزسٹ کرتے رہے. ہمارا ذمیوں کی حیثیت سے یا مائنورٹیز کے ساتھ ایک باقاعدہ طور معاہدہ ہے، ہم ان کی جان و مال کی تحفظ کو انشور کرتے ہیں. یہ کس طرح کی بات ہے کہ اسلامی سیاست کے نمبردار جو وہ چیزوں کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور آؤٹ فٹس کا الزام. علامہ صاحب آپ ہی کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور یہ بڑا اچھا آپ نے بڑی بات کی، کہ پلورلسٹک سوسائٹی اور جہاں کے مختلف مسلک کے لوگوں کو پروٹیکشن ہو، ان کی جو ایک تو نہ کہ ان کو ایکول رائٹ. لیکن یہ بتائیے کہ پھر احمدیہ کمیونٹی یہاں، ہندو کمیونٹی جو یہاں ہے، عیسائی کمیونٹی، کیوں وہ اتنا انسیکیور فیل کرتی ہے؟ کیوں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے؟ میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. بات یہ بتائیں کہ بنیادی طور پہ ان کو جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کے اندر بقایا طور پہ ان کو اپنا الگ ووٹ کاسٹ کرنے کا بھی حق ہے، جوائنٹ الیکٹوریٹ کے اندر ان کو بقایا طور مسلمان کانسٹیٹوئنسی کے اندر بھی ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہے. ان کا ڈبل رائٹ ہے ووٹ کا، ہمارے پاس سنگل رائٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تو مسلمانوں کے بچوں کی بہت بڑی تعداد عیسائی مشنری اسکولوں کے اندر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے. یہ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایگزمپشن کی بنیاد کے اوپر اہل مذہب کو اس مسئلے کے اندر ٹارگٹ کرنا یا ان کے بارے میں ایگزمپشن رکھنا کہ وہ نیرو مائنڈیڈنس کو پھیلانا چاہتے ہیں، میں اس کو درست نہیں سمجھتا. جی سلمان آپ بتائیں. جی دیکھیں، یہ دونوں جو طرفوں سے جو گفتگو ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے درمیان ہمیں ایک بات بھی کرنا پڑے گی. جہاں تک حارث کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ریاست ہے اس کی اساس میں ہی کچھ کجی ہے، کچھ برائیاں ہیں، تفریق کا ایک عنصر موجود ہے، تو یہ ایک بحث ہے اور حارث کسی حد تک ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اب ہمیں اپنی ریاست کو لے کر آگے چلنا ہے. ایک ریاست ہماری موجود ہے، ہم اب ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ریاست غلط بن گئی ہے، اب کچھ ہو نہیں سکتا. اس ریاست کو لے کر میں ایک منٹ عرض کروں، ایک منٹ عرض کر رہا کہ غلط بن گئی ہے. میں تو کہتا ہوں اس کو ری ڈیفائن کریں، آگے بڑھیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے عرض کرنے دیں. دیکھیں، ری ڈیفائن کرنا ایک بڑا ایک تاریخی عمل ہوتا ہے، ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے. ہم نے آج کی بات کرنی ہے. یہ واقعات آج ہو رہے ہیں، ان کو ہم نے آج بھی نمٹنا ہے اور ایک بڑے ارتقائی عمل کا حصہ بھی بننا ہے. ہم نے جب ہم آج کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہماری ریاست کی ایک حیت ہے، اچھی یا بری. اس ریاست میں یہ مذہبی گروہ بھی موجود ہیں، ان کے تفرقے بھی ہیں، ان کے رجحانات بھی ہیں. اب ان رجحانات کو بدلنے کی کوشش بھی ہمیں کرنا ہے. دیکھیں، اس کو اس حوالے سے جو بات حارث کر رہے ہیں کہ اس میں دیکھیں جو بات تھوڑی سی میں مختصر کرتا ہوں بات. جی میں بریک کے بعد پھر تھوڑی سی مختصر بات کرنا چاہوں گا. اچھا ٹھیک ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس اس پر آئیں گے. دیکھیے یہ تو لمبی بحث ہے کہ ریاست کس طرح کی ہے، کس طرح کی ہونی چاہیے. یہ یقیناً ایک مذہبی ریاست ہے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے کیا حالات جو اس وقت صورتحال ہیں، چاہے احمدیہ ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے عیسائی ہیں، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور مسلک کی بھی ٹارگٹنگ ہو رہی ہے، تو کیا یہ جو چیز ہے اس کو اسی ریاست کے اندر رہتے ہوئے کیا بہتر نہیں کیا جا سکتا؟ بریک کے بعد آئیں گے اور ہم سلمان اپنی بات مکمل کریں گے اور ہم غامدی صاحب کے پاس جائیں گے اور یہ سوال اٹھائیں گے کہ مذہبی جماعتوں کا اور جو مذہبی اسکالر ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے. بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے ملک میں جو تشدد ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جی بتائیے، آپ اپنی بات مکمل کریں. ایک تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ریاست ہے اور ریاست کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آج کچھ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو مذہبی ہمارے طبقے ہیں
उनकी फ़िक्र में भी मैं समझता हूँ तब्दीली की ज़रूरत है। वहाँ बिल्कुल एक तशद्दुद जो है सरायत कर चुका है, ये माने या ना माने। जब हम रिक्शे के पीछे लिखा हुआ देखते हैं कि हमारा फ़लाँ से रिश्ता क्या, नफ़रत का, गोली का, और हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं करते, रियासत खामोश तमाशाई खड़ी रहती है, ये एक रवैया जो है जब हम इसको बर्दाश्त कर लेते हैं तो सिर्फ वो भारत की हद तक वो महदूद नहीं रहता। फिर जो भी हमें अपना मुखालिफ नज़र आता है हम उसके साथ नफ़रत का और गोली का रिश्ता एक हम कायम करना, मैं अर्ज करने दें मुझे, कायम करना हम जायज समझते हैं। इसको दुनिया के हर मुल्क में हेट स्पीच को रोका जाता है। कानूनी भी हमें सद्देबाब करना होगा, नजरियाती सद्देबाब, नजरियाती इर्तका एक बड़ा अमल है। अच्छा गांधी साहब, ये जो कह रहे हैं नफरत के हवाले से जो एक नफरत की सोच बढ़ाई जाती है, जो परवान चढ़ती है, उसके नतीजे में जो मसाइल होते हैं, उस पर मजहबी जमातों की क्या जिम्मेदारी है और उनका क्या रोल है? ये बात अभी इलामा साहब जो कह रहे थे अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि एक टॉलरेंस, एक प्लूरलिज्म जो इन प्रिंसिपल है, लेकिन इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है? हमारे यहाँ इंतहा पसंद गिरोह बाकायदा मुनज़्ज़म है, उनकी तंजीमें मौजूद हैं, उनके उलमा और उनके दानिश्वर मौजूद हैं। आप इस वक्त इंटरनेट पर जाकर देखिए ये इंतहा पसंदी किस तरह फैलाई जा रही है। वो तकरीरें आपको मिल जाएंगी, वो तहरीरें आपको मिल जाएंगी जो लोगों के खिलाफ नफरत फैलाती हैं। जिस तरह का लबो लहजा उनमें इख्तियार किया जाता है, जिस तरह के मजहबी फिक्र की तरवीज उनमें की जाती है, उसका ये नतीजा निकलता है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि फलां मस्जिद से एक दहशतगर्द निकलेगा या फलां मदरसे से एक आदमी निकलेगा और उसने आकर किसी को बर्बाद कर देना होगा। असल चीज ये है कि बहसियत मजमूई हमारे यहाँ मजहबी फिक्र में क्या रवादारी की फजा है, क्या आपस में एक दूसरे का एहतराम करके हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, क्या इख्तलाफात को खुशदिली के साथ बर्दाश्त करते हैं। ये फजा हमारे यहाँ अमूमी तौर पर नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपसे अर्ज किया था कि रियासत उसकी सरपरस्ती करने पर आ जाती है और अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करती है, तो ये दो आदशा हो जाता है। और आखिरुल अमर ये चीज है कि मजहबी बुनियाद पर सियासी जमातों के जवाब को तस्लीम कर लिया जाता है। मौका हो तो आपको बता सकता हूँ कि मजहबी फिक्र की वो क्या चीजें हैं जो अब जिहाद और किताल के नारों में बदली हैं और फिर इंतहा पसंद अनासर उसके नतीजे में मुनज़्ज़म हुए हैं। और आखिरी चीज वो भी है कि मसलन बताइए गांधी साहब, मसलन आखिर में कानून नाफिज करने में भी वो कोताहियां हुई हैं। यानी मैं उन मस्जिदों को जानता हूं कि जिनके अंदर बाकायदा नफरत फैलाई जाती रही, हमने कानों से सुना, लेकिन रियासत ने कभी कोई इकदाम नहीं किया। ऐसे नारे दीवारों पर लिखे, इलामा साहब बहुत सी देखिए, इलामा साहब बहुत सी बातें हुई, रियासत ने इकदाम नहीं किया। जी, मैं इजाजत दें तो खास तौर पे इलामा साहब ये जो बात है कि मजहबी फिक्र में बजाय के एक जो एक सुलह सफाई हो और जिसकी आपने बात की कि एक की टॉलरेंस के हवाले से बात हो, वहाँ एक नफरत की जो माहौल है वो परवान चढ़ता है। मैं आपसे थोड़ी ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मादी करीब के अंदर पंजाब के वजीर आला ने ये बात कही थी कि जब जुलूस निकलेंगे तो सबसे पहले मैं अपने सीने पे गोली खाऊंगा। आप ये बताएं वो कोई मजहब की जमात का रहनुमा थे कि वो सियासी जमात के रहनुमा थे? हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह की ये बातें पाई जाती हैं, वो मजबूरी तौर पर मुआशरे के अंदर एहसास महरूमी है, गुर्बत है, हक तलफी है, उसकी वजह से इस तरह की बातें पाई जाती हैं। ये अगर आप ताना दें तो फिर वह मजहब इसमें मुलव्वस है, बड़ी ज्यादती की बात है। अगर आप गोली चलाने या खाने की बात आप पंजाब का वजीर आला प्रेसिडेंट पाकिस्तान के खिलाफ करता है और वो सेग्रीगेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं, पॉलिटिक्स की बुनियाद पे है। और आपको ये बताऊं, कराची में जितनी टारगेट किलिंग होती है उसमें भी अहले मजहब इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वो भी सियासी बुनियादों पर जो मुखासमत है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो ये आपने सुना हारिस के क्या अलामा साहब कह रहे हैं कि ये जो नफरत है ये सियासत का भी हिस्सा है, तो इसको आप मजहब के साथ क्यों लिंक कर रहे हैं? नहीं, ये अलामा साहब की बात से मैं इत्तफाक करूंगा कि बिल्कुल ऐसा है। एक अदम बर्दाश्त की एक फजा है और सियासी जमातें और बिल्कुल एक फस्ताई कुव्वत का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो कराची से लेके गिलगित तक बात फैली हुई है। लेकिन अर्ज ये है कि जो आज का मौजू है बुनियादी तौर पर जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जो सारे मुल्क में है, और उसमें एक बात मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जब लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मुमताज कादरी का मुकदमा लड़ेंगे और आप जो लोग जो अपने जुर्म का इकबाल कर चुके हों उनको वकला हार पहनाएंगे, उस मुल्क में फिर आप ये कहें कि सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करने से या महज पाकिस्तान पीनल कोड की दफात में तरमीम करने से, नई शिकें शामिल करने से मसला हल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। निसाब को बदलना, नफरत की बुनियाद पर जो जिस किस्म के मेटा मैसेजेस समाज में दिए जाते हैं
ان کو تبدیل کرنا ایک دوسرے کے لیے، جس کا علامہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک پلورلزم کا کلچر تھا، تو وہ کسی بھی کامیاب ریاست کے لیے، کسی بھی کامیاب مملکت کے لیے وہ ضروری ہے کہ اس ریاست اور مملکت کے مفاد میں کیا ہے، چہ جائے کہ اس ریاست اور مملکت کو چلانے والے کا مسلک کیا ہے۔ یہ سلمان، یہ آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ نے خود ہی بھی کہا کہ ایسا قانون بننا چاہیے جس میں کہ یہ جو نفرت وغیرہ ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن میرا خیال تھا کہ پاکستان میں قانون ہیں ایسے موجود کہ جو نفرت وغیرہ کی سپیچ ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں، جا کے کورٹ میں اس کے خلاف لے سکتے ہیں پوزیشن، تو کوئی نئے قانون کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بڑے کمزور ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت قانون خاصا کمزور ہے، انسائٹمنٹ ٹو مرڈر یا انسائٹمنٹ ٹو کرائم کے حوالے سے آپ بات کریں گے، لیکن ایک واضح قانون ہیٹ سپیچ کے حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن میں حارث سے بھی اتفاق کروں گا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، مجھے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا گیا، آخری فکرہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمیں قانون بھی چاہیے اور ہمیں قانون ہمیں بالکل چاہیے ہیٹ سپیچ کے حوالے سے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے نظریات کو بھی بدلنا ہوگا، اپنے نصاب کو بدلنا ہوگا، اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ میں حارث سے اتفاق کرتا ہوں، صرف قانون بدلنے سے بات نہیں بنے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا پروگرام میں آنے کا۔ ناظرین، ایک مشکل سبجیکٹ تھا کیونکہ یہ بات جب ہوتی ہے انتہا پسندی کی تو اس کو لے جایا جاتا ہے دہشت گردی کی طرف، اس کو لے جایا جاتا ہے کہ کوئی غیر ملکی عناصر اندر آ کے یہ مسائل ہمارے لیے کر رہے ہیں، کوئی غیر ملکی سازش ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اندر کا مسئلہ ہے، اور یہ بالکل جو ایک انتہا پسندی ہے جہاں کے شدت پسندی بہت آ جاتی ہے، اور آپ اوروں کے خلاف جو ایک ہیٹ سپیچ کرتے ہیں، اسے ایک ماحول بنتا ہے کہ جس میں کہ یہ قتل و غارت ہوتا ہے، اور جو کمزور معاشرے کے لوگ ہیں، چاہے وہ آئینی طور پہ کمزور ہیں، چاہے لیگلی کمزور ہیں، چاہے وہ نمبرز میں کمزور ہیں، تو ان کی کمزوری کا اور مختلف لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف گروہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کوئی ایسی ریاست جس میں کہ قانون کی بالادستی ہو، وہ ریاست اس چیز کو نہیں ٹالریٹ کر سکتی۔ اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔